हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ गिरिराज कुमार प्रजापति। तो प्यारे बच्चों, इस न्यू सेशन 2021 और 22 में आपका ऑनलाइन क्लासों में फिर से स्वागत है। और आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। हिंदी प्रखर पुस्तक का ये चैप्टर 1 है, भाषा और व्याकरण। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहला ये, इसको आज समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों भाषा क्या होती है, दूसरे नंबर बताऊंगा व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले ओरल समझते हैं, उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो चैप्टर में है उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। भाषा। हम अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे के सामने जो व्यक्त करते हैं वही भाषा कहलाती है। या इसको परिभाषा के रूप में समझें, एक दूसरे के मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, एक दूसरे के मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, भाषा कहलाता है। और दूसरा है व्याकरण। ये ओरल बता रहा हूं मैं आपको, ये व्याकरण है दूसरा। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने के लिए हमें जब जरूरत पड़ती है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है प्यारे बच्चों? व्याकरण का। ठीक है, तो डेफिनेशन हुई, भाषा को शुद्ध पढ़ने, बोलने और लिखने और समझने के लिए हमें जिसका सहारा लेना पड़ेगा वो क्या कहलाएगी बच्चों? व्याकरण कहलाएगी। या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं व्याकरण की परिभाषा बताता हूँ आपको। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का प्रयोग, शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक संभव है। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। ठीक है, ये आपके इसमें व्याकरण के तौर पे दिया हुआ है। या फिर एक लाइन और दी हुई है, व्याकरण वाक्य में शब्दों के स्थान और रूपों को निर्धारित करता है। भाषा की शुद्धता एवं एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। सही है, मतलब यही है कि व्याकरण के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सीखते हैं, यही व्याकरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरल, भाषा और व्याकरण। अब मैं आपको यहाँ बुक रीडिंग करता हूँ और स्लो मोशन में आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझते हैं। मानव सभ्यता का विकास जब नहीं हुआ था तब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए इशारों का प्रयोग करता था। लेकिन आपको पता है बच्चों, कुछ समय परिवर्तन हुआ और समय परिवर्तन होने के साथ साथ वो जो इशारे मनुष्य करता था या जो एंशियंट मानव था पुराना, तो वो इशारे जो करता था उससे हम अपनी पूरी भाषा को बोल नहीं पाता था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, वर्णों का विकास हुआ, अक्षर का विकास हुआ, शब्द का विकास हुआ और हम अपनी भाषा तक धीरे धीरे आ गए। डायरेक्ट भाषा पर नहीं आए हैं। सबसे पहले हमने अपनी भाषा को इशारों के माध्यम से कहना सीखा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्ट इशारे के माध्यम से नहीं बोल पाते हैं, तो उसको हमें मौखिक रूप से बोल करके या लिख करके आपको बताना ही पड़ेगा, वही शुद्ध भाषा है। तो भाषा के दो रूप हुए बच्चों। नंबर 1 है मौखिक, नंबर 1 क्या है? मौखिक, और नंबर 2 है लिखित। मैं आपको लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ एक बात। जैसे आपके फादर आए शाम के वर्क करके ऑफिस से और उन्होंने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। उन्होंने ना लिख करके बताया, कुछ भी नहीं, आपको केवल बोल दिया बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। तो ये हो गई मौखिक भाषा। ठीक, अब यही बात उन्होंने कागज पे लिख के दी आपको कि बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, और आपको उन्होंने आपको कागज पे लिख के दिया, तो वो हो गई लिखित भाषा। तो ये अंतर समझ में आ गया लिखित भाषा और मौखिक भाषा का। चलिए, अब आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है लिपि का। क्या टॉपिक दिया है? लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है प्यारे बच्चों लिपि। या भाषा को लिखने के लिए जिस माध्यम का हम यूज करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है लिपि। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भाषाएं लिखूंगा और उनकी लिपियां लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहली भाषा लिखी मैंने हिंदी, दूसरी लिखी है बच्चों अंग्रेजी,
थर्ड है उर्दू, थर्ड कौन सी है बच्चों? उर्दू। और फोर्थ है पंजाबी। हिंदी की लिखी लिपि है बच्चों देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अंग्रेजी की लिपि है प्यारे बच्चों रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। उर्दू की होती है फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और पंजाबी की है गुरमुखी। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी। ये बच्चों इधर की लिपियां हैं और इधर की भाषाएं हैं। ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम यूज करते हैं या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? लिपि कहलाती है। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। नंबर 1 भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, लिखित भाषा क्या है, मौखिक क्या है और सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी माताजी चाय लेके आई, ठीक है, आपको चाय पसंद नहीं है, आपको चाय नहीं पीनी है, तो आप क्या करोगे? ये भाषा है। ठीक है। ये सांकेतिक, आपने संकेत कर दिया। ठीक है। इसका कोई तोड़ नहीं है संकेत। लेकिन ये जब जनरल वे में हम लोग पढ़ाई लिखाई की भाषा में आएंगे तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं है। अब चिक चिक करना तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें क्या सीखना है? हमें मौखिक अपनी भाषा को बोल करके कि नहीं माताजी मेरे को चाय नहीं पीनी है। एक तो चिक चिक कर रहे हैं आप और एक मेरे को माताजी चाय नहीं पीनी है। ठीक है। अब इसी को ज़्यादा सिस्टम में लिखोगे तो आप लिख के दे सकते हो। ये हो गई तो भाषा। दूसरा हमने व्याकरण सीखा कि व्याकरण क्या होता है। तीसरा हमने सीख लिया लिपि। लिपि क्या है? लिपि है भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से हम लोग लिखेंगे वो लिपि कहलाएगी। ठीक। चलिए अब मैंने आपको बताया हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। ठीक है। आगे देखते हैं आपके चैप्टर में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। आपके एक बुक में गलत चीज दी हुई है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में है राजभाषा। राजभाषा, भारत की राजभाषा जो है वो है हिंदी प्यारे बच्चों। राष्ट्रभाषा आज तक कोई भी नहीं है। आपकी बुक में डेट दी हुई है कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। ठीक है। 14 सितंबर 1949 के लिए हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का। सही है, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान में कोई नहीं है प्यारे बच्चों। कौन सी भाषा? राज। हमारे जिसमें सरकारी जो कामकाज होता है ऑफिसों में जिस भाषा में, वो कौन सी भाषा है? हिंदी। और इसको कब दिया गया? संविधान के द्वारा या भारत में वो कब दिया गया था? ये दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। यही आपकी बुक में दिया हुआ है कि संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस। अब आपकी नॉलेज को थोड़ा मैं ये बताऊं कि दिवस का क्या मतलब होता है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है, हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के प्रति लोगों में जिज्ञासा और जागृत हो, हिंदी को सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक। चलिए अब आपके इसमें व्याकरण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगला। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, ये हटाता हूँ। आगे देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण का जो कैसे समझते हैं हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना किसके द्वारा सीखते हैं? भाषा, व्याकरण, माफ कीजिए, भाषा नहीं, व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक संभव है। भाषा का शुद्ध ज्ञान ही व्याकरण से होता है। या फिर दोबारा पढ़ता हूं मैं, भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। ठीक। चलिए व्याकरण के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से व्याकरण के 3 भाग हैं? नंबर 1 है वर्ण विचार।
नंबर एक क्या है, वर्ण विचार। ये व्याकरण के 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में कि व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 है शब्द विचार, और नंबर 3 है वाक्य विचार, ठीक है। तीनों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, स्लो मोशन में समझते हैं। सबसे पहला है वर्ण। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मैं आपको एक थोड़ी नई चीज बताता हूँ इधर कि सबसे पहले आता है वर्ण। क्या आता है बच्चों? सबसे पहले वर्ण, फिर आता है अक्षर, फिर आता है पद, फिर क्या आता है? पद। अब पद को हम शब्द भी कहते हैं। फिर आता है पदबंध। क्या आता है? पदबंध। फिर आता है उपवाक्य, और फिर आता है वाक्य, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आती है भाषा। मैं आपको यहाँ पर भाषा पहले लिख सकता था और वर्ण बाद में, उल्टा करके भी लिख सकता था, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हूँ इस समय 7th, तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको वर्ण समझाना ही ज़्यादा उचित है। अगर आप बड़े हायर क्लासों में जाओगे तो वो सबसे पहले आपको भाषा समझाई जाएगी, फिर वाक्य समझाया जाएगा, फिर उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर और वर्ण। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और भाषा, ठीक है। अब सही है बिल्कुल। वर्ण है पहला, उसके बाद में अक्षर है, फिर पद है, फिर पदबंध है, फिर उपवाक्य है, फिर वाक्य है और फिर भाषा है, ठीक है। मैं अगर आपको ऐसे करके समझाऊं तब भी समझा सकता हूं, लेकिन 7th क्लास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप वर्ण समझो। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? आपने एक छोटे क्लास में पढ़ा होगा 3rd 4th 5th में कि वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ण और अक्षर में भी कुछ थोड़ा बेसिक अंतर होता है। क्या बेसिक अंतर है समझते हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पर कमल, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ शब्द। ये वास्तव में पूरा एक शब्द है, इसका मीनिंग है कुछ ना कुछ। शब्द वो होते हैं जिनका मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूँ। हम लोग आपने पढ़ा होगा 3rd 4th 5th में कि वर्ण विच्छेद, ठीक है। कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं? जैसे का हलंत लगा दिया छोटा आ, प्लस माँ हलंत लगा दिया छोटा आ, प्लस ला हलंत लगा दिया और छोटा आ, सही है। अब मतलब ये है इन दोनों को मिलाकर के जो अक्षर बनेगा का, तो वो तो क्या है बच्चों? अक्षर। और जो अलग अलग हैं जो वर्ण हैं। अंतर समझ में आया? जो अलग अलग हैं वो वर्ण हैं, और जो दोनों को मिलके एक बन गया ये अक्षर है। अब वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन बेसिक अंतर क्या है? वो ये है कि वर्ण और अक्षर में कि अगर जैसे का से आपने छोटा अलग किया, यानी का से स्वर निकाल लिया बाहर, का पे हलंत लग गया, इसका मतलब है का जो है स्वर रहित हो गया। स्वर रहित और स्वर सहित, ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, ठीक। तो ये बेसिक अंतर है किसमें? वर्ण में और अक्षर में। वैसे आपने पढ़ा होगा वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, लेकिन मैंने अंतर क्या है वो बता दिया कि जब हम इसको स्वर अलग कर लेंगे तो वर्ण हो जाता है, और स्वर मिला देंगे तो वो हो जाता है अक्षर। उसके बाद पद। पद को शब्द कहते हैं। ये जो कमल है ये पद ही है एक हिसाब से, ठीक है। चलिए, पदबंध क्या होता है? पदबंध एक हिसाब से आप छोटे छोटे सेंटेंस या छोटे छोटे वाक्य को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पदबंध, ठीक है। बाकी पदबंध का और बड़े क्लासों में मीनिंग दूसरा है, लेकिन यहाँ आपको क्या समझना है? पद को छोटे छोटे सेंटेंस, सही है। उसके बाद में आता है उपवाक्य। उपवाक्य एक प्रकार का वो है जहां हमारी बात पूरी नहीं होगी, जहां अर्धविराम लगा होगा वाक्य से पहले, तो वो कहलाएगा उपवाक्य। और जहाँ बात पूरी हो जाती है हमारी, जहाँ विराम लग जाता है, जहाँ फुल स्टॉप लग जाता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है वाक्य। और ये पूरा सिस्टम मिला के क्या कहलाती है बच्चों? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा, ठीक है। तो मैं आपको उल्टी तरीके से ना समझा के मैंने आपको बिल्कुल सिस्टम से बता दिया कि वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और भाषा, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, हम लोग पहले ये सीखते हैं छोटे क्लासों में। आपने सिस्टम पढ़ा होगा सु, वो और पली, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब है हमारी जो भाषा सीखने का वो सही तरीका है, तो सबसे पहले होता है प्यारे बच्चों सुनना, फिर होता है बोलना, ठीक है। फिर क्या होता है? बोलना। फिर होता है पढ़ना, और उसके बाद में लास्ट में आता है
लिखना। लेकिन हम जनरल वे में क्या करते हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसको पॉइंट बना के सबसे पहले क्या कर देते हैं, लिखना सिखाते हैं उल्टी तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर सही सिस्टम क्या है पढ़ने का, भाषा का सही सिस्टम क्या है, वो है सबसे पहले हम बच्चे से बातचीत करें, सुना, मतलब ये समझें कि हम जो बोल रहे हैं बच्चा सुन पा रहा है, ठीक। उसके बाद में फिर जो हमने बोला उसका हम जवाब चाहते हैं बच्चे से, क्या वो हमने जो बोला है उसका हमें बच्चा जवाब दे रहा है, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये पढ़ाई का सिस्टम है। उसके बाद जब वो सुनेगा हमारी बात, जब सुनेगा तो बोलेगा भी, और बोलने के बाद फिर हम उसको बुक रीडिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, कहानियाँ पढ़वाएंगे कविताएं पढ़वाएंगे, और कविताएं उससे पढ़वा के उसके बाद सुनते हैं। तो ये होता है पढ़ना। सबसे लास्ट में आता है लिखना। ये जो भाषा का जो है सही सिस्टम है, ठीक। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ क्लियर हो गई। आपकी भाषा क्या है ये क्लियर हो गया, व्याकरण क्या है ये क्लियर हो गया, लिपि क्या है ये क्लियर हो गया, व्याकरण के कौन कौन से रूप होते हैं, 3 हैं प्रकार। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। सुबोपल्ली क्या होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या होता है, और हमारी जो भाषा का जो सिस्टम है कैसे चलता है ऊपर से नीचे तक क्रम, वो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। और इसमें आपके बुक में और तो कोई टॉपिक यहाँ पर बचा नहीं है। चलिए ठीक, ये आपका आज का चैप्टर पूरा हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।